नमस्कार दोस्तों, साउंड लीगल हेल्प में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में कि लीगल नोटिस क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसे कब और किसको भेजा जाता है। लीगल नोटिस का अर्थ है विरोधी पार्टी को किसी भी प्रकार के क्लेम, चेतावनी या फिर अपनी इच्छा अनुसार कोई शर्त मानने की एक प्रकार की कानूनी धमकी कि अगर उसने आपकी इच्छा अनुसार आपका कहा नहीं किया तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देंगे, इसलिए वो आपकी शर्तों को मान ले। दूसरे शब्दों में हम इसे सिविल थ्रेट भी कह सकते हैं। लीगल नोटिस में हम अपने प्रतिद्वंदी को यह बताते हैं कि उसने हमारे देश के कानून का उल्लंघन किया है और वो कैसे किया है और उससे हमें क्या नुकसान हुआ है या फिर हो सकता है। अपनी उस गलती को सुधारने के लिए उसे हमारी शर्त माननी होगी जो कि उस नोटिस में लिखी जाती है, अर्थात उन शर्तों को मानने की समय सीमा भी लिखी जाती है कि अगर इस दिए समय में आपकी शर्त के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो आप कानूनी कार्रवाई कर देंगे, और जब समय सीमा उसकी समाप्त हो जाती है तो आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लीगल नोटिस कब और किसको क्यों भेजा जाता है? जब भी आपको लगे कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार के सिविल रोंग के लिए आपको पहले लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है। जैसे कि आपको किसी से बकाया पैसे लेने हैं, या फिर किसी ने आपका कोई नुकसान कर दिया है, या फिर आपका चेक बाउंस हो गया है, आपको किसी ने अवमानना यानी बेइज्जती की है, इसमें आप पहले लीगल नोटिस भेजते हैं। पर इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति, समूह, कंपनी, समिति, सरकारी या गैर सरकारी विभाग को लीगल नोटिस किसी भी बात के लिए भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उस व्यक्ति या संस्था से प्रभावित हुए हो और हो सकते हो, या फिर आप उसे अपनी शर्तों पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। कुछ कानूनी कार्रवाई के लिए तो लीगल नोटिस जरूरी होते हैं, जैसे कि चेक बाउंस केस, सिविल सूट और अवमानना के केस इत्यादि। लीगल नोटिस को कैसे ड्राफ्ट करें, तो आइए देखते हैं। लीगल नोटिस कोई छोटी चीज नहीं है, इसे बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है, क्योंकि आप कोर्ट में कोई भी केस फाइल करके उसे वापस ले सकते हैं, या फिर उस केस में कोई भी बदलाव करके दोबारा भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन लीगल नोटिस एक बार भेजने के बाद आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, फिर उस गलती का कोई इलाज नहीं है। इसलिए लीगल नोटिस को आसान सा काम समझकर नहीं भिजवाए, उसे किसी अच्छे वकील साहब से ही बनवाए। आइए जाने की लीगल नोटिस कैसे बनाना चाहिए। नंबर 1, सबसे ऊपर डेट लिखें। फिर आप जिसे लीगल नोटिस भेज रहे हैं उसका पूरा नाम, पता लिखें। अगर वे एक से ज्यादा हैं तो उन्हें सीरियल नंबर दे। अगर वे व्यक्ति किसी कंपनी या संस्था में कार्य करते हैं तो उनके नाम का विवरण उसकी पोस्ट के साथ दे, और कंपनी को भी सिर्फ नाम से पार्टी जरूर बनाए। नंबर 2, फिर सब्जेक्ट की जगह आप लीगल नोटिस का टाइटल लिखें, ताकि पता चल सके कि आप उस व्यक्ति को लीगल नोटिस ही भेज रहे हैं, कोई पत्र नहीं। नंबर 3, फिर आप वो लीगल नोटिस किस मोड से भेज रहे हैं उसका विवरण करें, जैसे कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड या कोरियर के द्वारा। नंबर 4, फिर अपना नाम व पता लिखने के बाद उस व्यक्तियों या संस्था को संबोधित करें। आपको जो बात कहनी है उसे साफ स्पष्ट रूप से कम शब्दों में ज्यादा बात लिखे। आपके साथ जो उन्होंने गलत किया है या हो सकता है उसका विवरण दे। अगर हो सके तो समय, दिनांक और जगह के साथ विवरण लिखे। नंबर 5, फिर विरोधी पार्टी को जो डायरेक्शन या शर्त आपको रखनी है और पालन करवाना है उसका विवरण दे। अगर लीगल नोटिस चेक बाउंस से संबंधित है तो उसमें चेक का पूरा ब्यौरा दे, और चेक कैसे, कब और किस कारण से बाउंस हुआ है, और उसे
अपनी पेमेंट देने व लेने की बात भी कहे। अगर जमीन से संबंधित है तो जमीन का ब्यौरा दे, उसके बारे में गलत हुआ है वो लिखे। नंबर 6, अंत में अपनी शर्तों और बातों को मानने की इसमें समय सीमा का भी विवरण दे। सामान्य कानूनी रूप से समय सीमा 15 दिन की होती है, लेकिन आपका केस अगर चेक से संबंधित नहीं है और ज्यादा समय देने में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो आप समय सीमा को घटाकर 7 दिन भी कर सकते हैं। चेक बाउंसिंग के केसों में लीगल नोटिस के सामने वाली पार्टी को पैसे देने की समय सीमा 15 दिन तक की होती है। नंबर 7, आप चाहे तो सामने वाली पार्टी को समय पर अपनी शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने पर नुकसान भरने के लिए राशि भी बता सकते हैं और कोर्ट में जाने की बात भी कह सकते हैं। नंबर 8, अंत में भेजने वाले का लीगल नोटिस के हर पेज पर अपने हस्ताक्षर करे, साथ ही इसे पेजिज भी करे। नंबर 9, लीगल नोटिस में पार्टी को नोटिसी कहकर संबोधित किया जाता है तो इस नियम का पालन करें। उन्हें नाम की बजाय नोटिसी कहे और एक से ज्यादा पार्टी होने पर उन्हें नाम की जगह अपने द्वारा दिए गए सीरियल नंबर से संबोधित करे, जैसे नोटिसी नंबर 1, नोटिसी नंबर 2। लीगल नोटिस का जवाब कैसे दे। नंबर 1, नोटिस जिसने भेजा है, जैसे कि वकील साहब भेजते हैं तो उन्हीं को एड्रेस करते हुए उन्हीं के नाम से नोटिस का जवाब दे और सबसे पहले उनका नाम व ऑफिस का पता लिखे। नंबर 2, नोटिस किस दिनांक का बना है उसका विवरण देते हुए उसके जवाब का टाइटल लिखे, जैसे कि रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस डेटेड। नंबर 3, नोटिस में वकील साहब के क्लाइंट और अपने विरोधी पार्टी को आप उनके क्लाइंट हैं ये कहकर संबोधित करें। नंबर 4, सबसे पहले जवाब में विरोधी पार्टी के वकील साहब को कहे कि आपके क्लाइंट ने आपको धोखे में रखकर यह काम करवाया है, आप पूरे केस के फैक्ट से अनजान हैं, इसलिए आपने मुझे यह गलत लीगल नोटिस भेजा है। नंबर 5, बाद में अपना पक्ष रखते हुए पूरी बात लिखे कि असली कहानी क्या है। नंबर 6, इसके बाद मिले हुए नोटिस के पारा नंबर के हिसाब से आपको उसका जवाब देना है। हर जवाब सटीक होना चाहिए। नंबर 7, बाद में आप भी कानून की धमकी दे सकते हैं और जो आपको अपनी शर्त लिखनी है वो भी आप उसमें लिखे। नंबर 8, अगर जवाब वकील साहब दे रहे हैं तो इस लीगल नोटिस के जवाब की भी फीस की डिमांड विरोधी पार्टी से करे। अगर आप स्वयं दे रहे हैं तो भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 9, नोटिस के सभी पेजों पर अपने हस्ताक्षर करे और डेट डाले और पेजेज भी करे। नंबर 10, वैसे मेरे हिसाब से बहुत जरूरी हो तो लीगल नोटिस का जवाब देना चाहिए, वरना हमेशा जवाब देने से बचना चाहिए, क्योंकि नोटिस का जवाब देने से सामने वाली पार्टी को आपके केस के फैक्ट्स और आपके डिफेंस का पता चल जाता है। आप कोर्ट में उसके केस करने के बाद अपना क्या डिफेंस लेंगे। ऐसे में वो पार्टी उन कमियों को भी पूरा करके केस को फाइल करती है। दूसरा नुकसान ये है कि आप कोर्ट में जाकर फिर अपना डिफेंस बदल भी नहीं सकते, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास आपके लीगल नोटिस का जवाब सबूत के तौर पर होता है। इसलिए हो सके तो लीगल नोटिस का जवाब देने से बचे। लीगल नोटिस रिसीव करे या नहीं, बहुत सारे लोग इसी उधेड़बन का शिकार होते हैं कि वे लीगल नोटिस ले या नहीं। आइए इसके बारे में जानें। वैसे तो कोई भी लीगल पेपर आपके पास आए तो वो ले लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपके खिलाफ हो रहा है। कई बार आप नोटिस लेने से मना कर देते हैं तो उसकी ये रिपोर्ट को जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट लेने से मना करना आपको लीगल नोटिस रिसीव ही समझता है और आपके खिलाफ केस स्वीकार कर लेता है। इसलिए नोटिस को जरूर रिसीव करें, लेकिन कुछ लीगल नोटिस रिसीव ही नहीं करे तो अच्छा है, जैसे कि चेक से संबंधित लीगल नोटिसों को नहीं लेने में ही फायदा होता है। अगर हो सके तो आप ये रिपोर्ट बनवा के भिजवा दे कि पता गलत है तो वे रिसीव नहीं माना जाएगा। इस बार केस रजिस्टर ही नहीं होता, या फिर आप इस आधार पर केस भी जीत सकते हैं। आपके चेक बाउंस होने के 1 महीने के अंदर ही लीगल नोटिस आपके पास आता है, इसलिए आप उसके लिए पहले से ही सतर्क भी हो सकते हैं।
कौन से सिविल केस हम बिना लीगल नोटिस के फाइल कर सकते हैं? वैसे तो लोग नोटिस सिर्फ सिविल केसों में ही दिया जाता है, लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी लीगल नोटिस की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपकी जमीन पर या किसी सरकारी जगह पर कब्जा कर चुका है या करने वाला है, या फिर कोई बिना म्युनिसिपल डिपार्टमेंट सरकारी विभाग की परमिशन से गैर कानूनी निर्माण कर रहा है या करने वाला है, उसे रोकने के लिए आप बिना उस आदमी और किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को लीगल नोटिस दिए बगैर सीधे कोर्ट में केस कर सकते हैं और कोर्ट में उस काम का या जगह पर स्टे भी ले सकते हैं। क्रिमिनल केसों में लीगल नोटिस की आवश्यकता। वैसे तो क्रिमिनल केसों में सिर्फ डिफेमेशन यानी अवमानना के केसों को छोड़कर किसी भी प्रकार के लीगल नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्राइम हमेशा आपके साथ साथ हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ भी होता है। इसलिए स्टेट उस केस को अपराधी के खिलाफ लड़ती है और सजा दिलवाती है। स्टेट की तरफ से सरकारी वकील लड़ता है, लेकिन आप चाहे तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होने से पहले विरोधी पार्टी को लीगल नोटिस दे सकते हैं। इससे लाभ यह है कि आपका पक्ष मजबूत होता है। लीगल नोटिस भेजने की समय सीमा क्या होती है? इसके लिए वैसे तो हर कानूनी कार्य के लिए समय सीमा होती है। जैसे कि चेक बाउंसिंग केस में हमें चेक बाउंस स्लिप बैंक से मिलने के 30 दिनों के अंदर ही लीगल नोटिस भेजना होता है। लेकिन कई कानूनी चीजें ऐसी होती हैं जो कि जब आपकी जानकारी में आती हैं तब से ही उनका टाइम लिमिट शुरू हो जाता है और वे अगले 3 साल तक रहती हैं। जैसे कि आपके साथ किसी व्यक्ति ने या संस्था ने गलत किया है या आपका नुकसान किया है, आपको जब इसके बारे में पता चलता है तभी ही आप इसके लिए लीगल नोटिस की या अन्य कानूनी कार्रवाई करने की समय सीमा शुरू कर देते हैं। लीगल नोटिस भेजने के लाभ। नंबर 1, जैसे आप किसी को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, वो उससे डर कर या फिर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आपकी शर्तों के अनुसार आपकी बात मान ले और इस कारण आप भी कानूनी प्रक्रिया के खर्चों से बच जाते हैं। नंबर 2, बात बनने पर आप व सामने विरोधी पार्टी दोनों ही लंबी समय तक परेशान होने वाली कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं। नंबर 3, कोर्ट में केस लंबा चलने के कारण आपकी दुश्मनी भी बढ़ जाती है। अगर लीगल नोटिस से बात खत्म होती है तो ज्यादा अच्छा है। नंबर 4, आपके ज्यादातर केस तो लीगल नोटिस भेजने के बाद भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जैसे कि आपको किसी से पैसे लेना है और आप जैसे ही उसको लीगल नोटिस भेजते हैं और वो व्यक्ति आपको आपका वह पैसा लौटा देता है, तो आप कानूनी कार्रवाई करने से बच जाते हैं और सामने वाली पार्टी भी कोर्ट के खर्चे से बच जाती है। नंबर 5, लीगल नोटिस भेजने का मतलब यह होता है कि आपने वकील साहब को अपॉइंट किया है और बात नहीं मानने पर वो आप पर केस भी करेगा। ऐसे में इस बात से आश्वस्त होकर आप केस करोगे और सामने वाली पार्टी का केस कमजोर हो तो आपकी शर्तों को मानकर समझौता करके आपकी बात मान लेते हैं और कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं। नंबर 6, कई बार सरकारी कर्मचारी भी लीगल नोटिस के डर से आपकी बात मानकर आप पर रुका हुआ काम कर देते हैं, क्योंकि केस करने पर उन्हें अपनी नौकरी पर आँच आने का डर रहता है और कहावत भी है कि मार से ज्यादा मार का डर रहता है। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। लीगल नोटिस भेजने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि लीगल नोटिस कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट के केस में बदलाव कर सकते हैं लेकिन लीगल नोटिस में बदलाव नहीं कर सकते। नंबर 1, यदि आपका डिस्प्यूट किसी कंपनी या संस्था के साथ है तो उसके उन कर्मचारियों को तो पार्टी बनाए ही, साथ ही कंपनी को जरूर सिर्फ उसके नाम से पार्टी बनाए। कई बार वकील साहब भी गलती कर जाते हैं कि कंपनी को किसी डायरेक्टर के द्वारा भी वो नाम से पार्टी बना देते हैं, जो कि गलत है। उसमें सिर्फ वो डायरेक्टर ही कंपनी के द्वारा पार्टी होता है, कंपनी नहीं। ऐसे में कोर्ट उन केसों को स्वीकार नहीं करती, क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कंपनी या संस्था स्वयं एक व्यक्ति है,
इसलिए ऐसे केसों में कोर्ट द्वारा परेशानी से बचने के लिए सीधे ही पहली पार्टी कंपनी को ही बनाए। कंपनी या संस्था स्वयं भी बिना किसी डायरेक्टर के पार्टी बना सकती है। इसलिए हमेशा पार्टी कंपनी संस्था को सिर्फ उसके नाम से ही बनाए। इसमें यह फायदा है कि कल को कोई डायरेक्टर बदल जाता है या मर जाता है तो कंपनी की लायबिलिटी तो हमेशा रहती है। नंबर 2, लीगल नोटिस साफ कागज पर लिखा हो, जिसकी भाषा साफ और स्पष्ट हो, जिसका मतलब आसानी से समझ में आए। कभी भी लीगल नोटिस ऐसी भाषा में नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा उसको समझ नहीं सके। आप अपनी गलती के कारण ही केस हार जाओगे। जैसे कि चेक बाउंस केस में आप सामने वाली पार्टी को 15 से कम दिन का समय पैसे लौटाने के लिए कहो, या फिर अपने होने वाले या किए गए नुकसान का विवरण अधूरा दो और बाद में केस में डिटेल में लिखो, तो वह आपके खिलाफ ही हो जाता है। इसके अलावा आप लीगल नोटिस में पैसों की डिमांड या क्षतिपूर्ति कम लिखो, बाद में केस में ज्यादा लिखो, तो वो गलत हो जाता है, आप केस हार जाते हो। नंबर 3, लीगल नोटिस में आप क्षतिपूर्ति कितनी चाहिए सही स्पष्ट भाषा में इसका विवरण करें और आपकी लिखाई साफ लिखाई में इसको लिखवाएं। इसके अलावा आपको अगर अब भी कोई नुकसान लगातार हो रहा है उसका भी विवरण दे। नंबर 4, कई बार लीगल नोटिस में नुकसान और भविष्य के लिए क्षतिपूर्ति कम लिखी जाती है और बाद में पता चलता है कि ज्यादा होनी चाहिए थी। ऐसे में आप केस के प्रेयर में लिखे कि नोटिस भेजने के बाद आपको उस बात से और जो नुकसान जो आप दिखा सको वो हुआ है उसका विवरण दे, और उससे भविष्य में अब इतनी क्षति हो सकती है उसका भी विवरण दे। इस प्रकार से नोटिस में दी गई क्षतिपूर्ति व नुकसान का विवरण प्रेयर में दे सकते हैं और बाकी अलग से बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति व नुकसान का विवरण देकर अपनी प्रेयर लिखें। इससे यह फायदा होगा कि आपकी बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि भी कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाती है और आपको केस जीतने पर मिलेगी। इस प्रकार से लिखने पर विरोधी पार्टी भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकेगी। नंबर 5, लीगल नोटिस में हमेशा सामने वाले की गलती गिनाई जाती है और उसे बात नहीं मानने पर कोर्ट की धमकी भी दी जाती है। ये सब बातें कानूनी भाषा में लिखी हो, धमकी भी कानूनी भाषा में हो, ताकि दूसरे को समझ में आ जाए कि अगर वो आप पर डिफेमेशन का केस या कोई गलत बात कहने का दोष भी नहीं लगा सके। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो बिना गाली दिए अपने विरोधी को सभ्य भाषा में गुस्से से डांटना। लीगल नोटिस में हमेशा सच बात या केस के अनुसार कानूनी रूप से हो सके वो ही बात लिखे। कभी भी झूठे बिना सर पैर के आरोप नहीं लगाए और ना ही कोई बात हवा में कहे। आरोप सीधे सच्चे या फिर केस के अनुसार जो कि साबित हो सके या फिर सच लगे या फिर सच जैसे दिखे, ऐसा होना चाहिए। नंबर 7, लीगल नोटिस के हर पेज पर हस्ताक्षर व पेजिंग होनी चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी किसी भी प्रकार का धोखा करके आपका लीगल नोटिस बदल कर कोर्ट में पेश न कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट लीगल नोटिस किसी और वकील साहब से भिजवाता है और केस किसी दूसरे वकील साहब से डलवाता है, और कई बार वकील साहब से फीस का डिस्प्यूट होने के कारण उस नोटिस की कॉपी भी नहीं ले पाता, जिसके कारण कभी कभी कोई दूरस्थ विरोधी पार्टी कोर्ट को भी धोखा देकर बदला हुआ लीगल नोटिस पेश कर देती है और केस जीत जाती है। वैसे ऐसा होने के चांस कम होते हैं और ऐसा काफी सालों पहले होता था, लेकिन आप फिर भी सावधानी रखें, रिस्क न ले। नंबर 8, लीगल नोटिस में अपनी शर्तों को पूरा करने की समय सीमा का जिक्र जरूर करें। जैसे कि चेक बाउंस के केसों में 15 दिन की होती है समय सीमा, और बाकी केसों में आपके द्वारा कम से कम ज्यादा भी की जा सकती है, जो कि 7 दिन से 1 महीने तक भी हो सकती है। लेकिन आप इससे ज्यादा या कम समय नहीं करें। ज्यादा समय देने से विरोधी पार्टी को सोचने और आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने का समय मिल जाता है। नंबर 9, हमेशा लीगल नोटिस भेजने की प्रति संभाल कर रखे, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट समय पर ले और कोर्ट में लगाए, क्योंकि कई बार लीगल नोटिस भेजने की स्लिप गुम हो जाने के दशा में या फिर वकील साहब से डिस्प्यूट होने के कारण वो नहीं मिल पाती, आप केस भी फाइल नहीं कर पाते। नंबर 10, हमेशा लीगल नोटिस विरोधी पार्टी को डिलीवर भी होना जरूरी होता है,
क्योंकि इसी के आधार पर केस कोर्ट में स्वीकार होता है। इसलिए लीगल नोटिस पर भेजने के तीनों मोड स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट और कोरियर में सबसे पहले सरकारी मोड स्पीड पोस्ट से भेजे, क्योंकि यह सबसे जल्दी पहुंचता है। अगर ये आपके द्वारा दिए गए पते पर पहुंच जाता है तो ठीक है, वरना दूसरे पोस्ट से भेजते समय आप डिलीवरी बॉय से सेटिंग कर ले, उसे डिलीवरी या फिर जानकर लौटाए ऐसा लिखाए, इसमें कोई गलती न हो। क्योंकि सतर्कता, चालाकी, समय पर सही निर्णय, धोखे का जवाब धोखा ही लीगल प्रैक्टिस का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो इसे स्वीकार नहीं करता वो कभी भी बड़ा वकील नहीं बन सकता। नंबर 11, लीगल नोटिस के हमेशा ओरिजिनल कॉपी सामने वाली पार्टी को भेजे, उसकी फोटो कॉपी अपने पास रख ले और कोर्ट में लगाए। एक के ज्यादा एड्रेस या पार्टी होने की स्थिति में मेन पार्टी को असली कॉपी भेजकर बाकी पार्टियों को उसकी कॉपी भेज सकते हैं। नंबर 12, हमेशा लीगल नोटिस स्वयं नहीं भेजकर किसी काबिल वकील साहब से ही भिजवाए, क्योंकि आपके स्वयं भेजने में अगर कोई गलती हो गई तो उसे दोबारा कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। और वकील साहब तो छोटी छोटी बातों को भी पकड़कर बड़ी दिखाकर केस का रुख बदल देते हैं। स्वयं लीगल नोटिस कैसे भेजे? आप स्वयं लीगल नोटिस ही नहीं, अपना केस भी लड़ सकते हैं। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कार्रवाई करने से रोके। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया है कि यह कोई छोटा काम नहीं होता, बहुत ही सावधानी से करने वाला काम होता है। तो इसे हो सके तो किसी अच्छे वकील साहब से ही करवाए। लेकिन फिर भी आप स्वयं इसे भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजें और ऊपर दी गई सावधानियों को ध्यान में रखें। लीगल नोटिस की फीस कितनी होनी चाहिए? वैसे तो हम वकीलों के कोई फीस फिक्स नहीं होती, हम लोग केस पर मेहनत के अनुसार ही फीस लेते हैं। लेकिन राज्यों के अनुसार ये कम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में सबसे ज्यादा महंगी फीस होती है, लेकिन सामान्य रूप से किसी भी लीगल नोटिस की फीस 1100 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक हो सकती है। चेक बाउंसिंग केसों की 1100 रुपए से 5100 रुपए तक की होती है, वो भी आपके चेकों के अमाउंट के अनुसार होती है। दोस्तों, यह था लीगल नोटिस के बारे में कि क्या होता है, कैसे भेजा जाता है, इसके क्या लाभ होते हैं, इसकी फीस कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिल सके। धन्यवाद।